बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को अधिकतर मुश्किल तो नहीं लगता है, लेकिन उसमें बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं। हाँ, ना तो वो फेल होते हैं ना टॉप कर पाते, बीच में रह जाते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम रह जाती है। तो आज मैं इसी सॉल्यूशन का हल करने के लिए आपके लिए लाया हूँ बीएसटी चैप्टर 1 का पार्ट 1। चलो शुरू करते हैं। आप पूरा भरोसा रखिए इस नोट्स पे। इस नोट्स के अलावा आपको किसी की चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई में 100% मार्क्स लाने के लिए बीएसटी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पूरे भरोसे के साथ। आपके स्कूल वाला टीचर कुछ भी कहे भाई, ये नोट्स बेहतरीन हैं, इनसे पढ़िएगा। एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरी बार आप खुद पढ़िएगा। हाफ ईयरली से पहले पढ़िएगा, प्री बोर्ड से पहले पढ़िएगा, और जाने से पहले 3-4 बार इनको पढ़ जाइएगा। एक नंबर भी नहीं कटेगा, गारंटी मेरी है। और आप केस स्टडी खुद से सोल्व करते रहना, फिर अपने आप हो जाएगा। केस स्टडी भी तभी सोल्व होंगी तब ये आएगा। तो कृपया इसे पढ़ें, याद करें। अब स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट इट इज ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना ही मैनेजमेंट है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेलिंग गलत है, थोड़ा समझ करिएगा। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गोल को अचीव करने की एक प्रोसेस। इफेक्टिवनेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इफेक्टिवनेस होती है जस्ट कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। टाइम पे टास्क को कंप्लीट कर देना इफेक्टिव कहलाता है। और एफिशिएंट क्या कहलाता है कि कंप्लीशन द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट के साथ कोई टास्क को कंप्लीट कर देना एफिशिएंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल मैंने इसमें दे रखा है कि मैनेजर के पास टारगेट है 5000 यूनिट बनाने का, लेकिन वो इस टारगेट को कंप्लीट कर देता है टाइम पे, बट उसकी लगती है एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसीलिए उसको इफेक्टिव कहा जा रहा है बट नॉट एफिशिएंट, कि वो एफिशिएंट नहीं है बट ओनली इफेक्टिव है। फीचर करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। फीचर या फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, इसकी जो ग्रीन लाइन है वो एज इट इज याद करके रखिएगा, और जो येलो लाइन है वो समझ लीजिएगा। आपको याद हो तब ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, समझ के अपने आप लिख दीजिएगा। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करा जाता है। मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं किया जाता, पहले तो कोई गोल सेट करते हैं तभी मैनेजमेंट होता है। इसीलिए एक ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऑलवेज हेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स। गोल्स अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज नॉट डन बाय ए सिंगल पर्सन, इट इज ए ग्रुप एफर्ट टू अचीव गोल्स। एक सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेजमेंट कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। मान लो आपके पास कोई एक फैक्ट्री खोलनी है, मान लो आपको एक फैक्ट्री खोलनी है और आप अकेले ही हो, तो फिर वो फैक्ट्री वैसे भी नहीं खुलनी। और अगर आप 10 बंदों को लाते और वो आपकी बात नहीं मानते, आपके साथ नहीं चलते, तो वो वैसे नहीं चलनी। तो ये ग्रुप एफर्ट है अचीव गोल करने के लिए, और ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस। पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन, पहले प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये एक ऐसे एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट की पूरी एक प्रोसेस है। जैसे ही वो कंट्रोलिंग पे आती है फिर वो वापस चालू हो जाती है अगले टास्क के लिए। फिर एक टास्क कंप्लीट होता है, दूसरे टास्क। ऐसे तो है नहीं एक टास्क ही रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, टास्क चलते रहेंगे, प्रोसेस चलती रहेगी, ऐसे ही होएगा। तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इसमें एक चार्ट भी दे रखा है मैंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। इसमें बीच में लीडिंग है, लेकिन प्रोसेस में 2 चीज़ आती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक। मैनेजमेंट डायनामिक है। ऐसा मत छोड़ना, सोचना कि ये छोटी लाइन है,
ये लाइनें मैं आपको दे रहा हूँ कीवर्ड के रूप में, ये लिख दी, पूरे नंबर आएंगे भैया। आगे पीछे कुछ भी लिखो, ये लाइनें अंडरलाइन करके याद आना पूरे नंबर है, वरना ये भी लिख आओगे ना तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी केस स्टडी आनी है। उसमें अगर कोटिंग वगैरह आ गई तो फिर दिक्कत ही नहीं है कि ऊपर वाली लिखी, नीचे वाली एक लाइन लिखी और कोट कर दी बस। मैनेजमेंट चेंजेस एज पर सिचुएशन, सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे मैनेजमेंट भी चेंज होती है। मान लो आपको एक केस स्टडी मिलेगी, उसमें कोई सिचुएशन अलग थी, अब अलग है, तो मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अब मान लो पहले ज़्यादा रुपए लगते थे कोई चीज़ करने के लिए, जैसे मान लो 2 किलो गेहूँ खरीदने, उसके लिए आपको ज़्यादा रुपए लगते थे पहले, अब थोड़े कम लग रहे हैं, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हो गई, प्लानिंग थोड़ी अलग हो गई। अब ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, कम कॉस्ट लगेगी, तो प्लानिंग उसी हिसाब से होगी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना है अपने। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारी डायमेंशनल है मैनेजमेंट की। इसमें पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किसके लिए हो रही है, एक ही वर्क के लिए, एक वर्क के लिए नहीं, कोई वर्क के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम है करने के लिए, और वो वर्क अचीव करने के लिए अपने को मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इतना लिखा ना बहुत है, ये याद कर लेना, बस ये लिखा हुआ है याद कर लेना। मैनेजमेंट ऑफ ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये चाहे आप अपनी यूनिट में या फिर हाफ ईयरली में भी लगा के देख लीजिएगा, आपको आपकी टीचर पूरे मार्क्स देंगे, ये मेरी गारंटी है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी। एवरी बिजनेस हैज सम गुड्स और सर्विस, हर एक बिजनेस के पास कोई ना कोई गुड्स है या फिर सर्विस है, और उसकी एक प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस है, मान लो आप एक बिस्किट बना रहे हो तो आपको एक चीनी लानी पड़ेगी, मैदा लाना पड़ेगा, बेक करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इसीलिए हर एक चीज़ की एक प्रोसेस है, इनपुट मटेरियल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और वो पैक करके आप कंज्यूमर तक पहुंचाओगे। तो वो प्रोसेस मैनेज करना अच्छे से, इसी को मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस कहा गया है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजर हैव टू गेटिंग द वर्क डन बाय इट्स पीपल। सबसे मुश्किल काम है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि अपने एम्प्लॉय से काम कराना। अगर आप वो अच्छे से करवा लेते हो तो मतलब आप एक अच्छे मैनेजर। इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल में ये है कि मैनेजर को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने लोगों से काम करा ले अच्छे तरीके से। ये याद कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। याद नहीं होए तो 3 बार पढ़ लेना, अपने आप हो जाना है। अगर आपका फैली में 10 नंबर का भी आना है पूरा चैप्टर, तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 8 नंबर पक्के आएंगे। ये पढ़ के चले जाना। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, और अगर आप 1-2 बार और पढ़ लेते हैं, इसकी केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 में से 100 आपकी ही हैं। केस स्टडी भी मैं करा दूंगा, अभी नहीं लेकिन थोड़ी देर में, थोड़ी दिनों में करा देंगे, लेकिन आपको खुद से तो करनी पड़ेगी। मैं करा दूंगा, फिर भी थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी कोशिश करो। बुक आपके पास बहुत सारे ऑथर की होगी, मेरे को पता है। नहीं है तो भी केस स्टडी के लिए आप कोई साइट का यूज़ कर सकते हैं, उस पर मेंशन कर सकते हैं कि मेरे को केस स्टडी चाहिए, चैप्टर 1 वीएसटी क्लास 12 आ जाएगी, सोल्व करना चालू कर दी। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन टच, इट कैन ओनली बी फेल्ट। मैनेजमेंट खाली फेल्ट हो सकती है, ना तो सीन हो सकती है, ना टच हो सकती है। जैसे क्वालिटी सर्विस, आप कोई को सर्विस दे रहे हैं, मान लो मैं ही हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। अब आप मेरी सर्विस आपको गंदी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, लेकिन है तो ये इंटेंजिबल। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लेके आपको अच्छा लगा, तो ये इंटेंजिबल है। सेटिस्फैक्शन हुआ, ये भी इंटेंजिबल, तो ये बताया नहीं जा सकता। अब अपन दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव। ये आप एक माइंड मैप बना लेना। ये आपको पहले के फीचर के 6 पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के 3 है, 3 में 1 में 3 है, फिर 2 अलग अलग हैं। ऐसे करके आप एक माइंड मैप बना लोगे तो अच्छा रहेगा।
ये स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको माइंड में बनाते ही ऐसी सॉल्व होगी। सर्वाइवल, मिनिमम रेवेन्यू अर्न बाय द, पहले है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर है सर्वाइवल। मिनिमम रेवेन्यू अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कवर इट्स कोर्स, कोर्स करने के लिए जो रेवेन्यू कम से कम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनरेट किया जाता है उसी अपन सर्वाइवल कहते हैं। आपके 100 रुपये लग रहे हैं और 100 रुपये अगर आपके नहीं आएंगे तो आप कैसे सर्वाइव करोगे मार्केट में। तो यही है सबसे पहला सर्वाइवल में कि आपके 100 रुपये लग रहे हैं तो आपको 100 रुपये मिलने भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। प्रॉफिट का क्या है, एक्सेस रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट। मान लीजिए 100 रुपये लग रहे हैं, आपके 200 रुपये तो आपके प्रॉफिट हो गए। अब आप ऐसा तो है नहीं कि एक फैक्ट्री है तो एक में रहोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक में रहोगे, आपको उसकी ग्रोथ चाहिएगी। तो एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस चाहिएगा कि अब आप 200 रुपये आए तो अब 300 आएंगे तो आप और ज़मीन खरीदोगे, सेटअप करोगे, एक और तैयार करोगे, तब आपकी ग्रोथ होगी। फैक्ट्री तैयार करोगे तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अब अपन आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जो कि रिलेटेड टू है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी like employment, charity, techniques of products, tax payment, etc. वो इसके लिए सॉरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट शुड इंश्योर सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में है कि एक मैनेजर को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, कि अगर एम्प्लॉयज़ को हायर प्रमोशन चाहिए तो वो मिला जाए, एसी वाला रूम चाहिए तो वो दिया जाए, बढ़िया टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो दी जाए, तब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा मैनेजमेंट के अंदर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट करा इसीलिए जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल को कंप्लीट कराया जा सके। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है कि वेस्टेज रिसोर्स की बिल्कुल ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजर को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और कॉस्ट रिड्यूस हो। मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट ही एक ऐसा बंदा है जो डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट is one which is convince the employees about the change, create dynamic organization। मैनेजमेंट ही है जो एम्प्लॉयज को कन्विंस कर सकती है किसी के लिए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट किसके लिए हेल्प करता है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। Management also help in achieving personal objective by motivation, leadership। कि मैनेजर एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन देगा, लीडरशिप देगा और उसके अंदर टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन डेवलप कर देगा जो उसको आगे के लिए बहुत मदद करेगी। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट किसके लिए हेल्प करती है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। इट हेल्प द नेशन टू ग्रो, लाइक प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट्स। आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। आर्ट के अंदर आता है थ्योरेटिकल नॉलेज, कि मैनेजमेंट के अंदर एग्जिस्टेंस है किसकी, थ्योरेटिकल नॉलेज की। मैनेजमेंट अपन को एग्जिस्टेंस देता है थ्योरेटिकल नॉलेज की, जिसके अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आ जाती है बेस्ड ऑन क्या होगे पूरे नंबर मिलेंगे। ये पूरा ये डायग्राम लिखा ना आए तो पूरे नंबर मिले। चांस है अब की बार आर्ट्स आने का, पिछले सालों में बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में पूछ रखा है तो इस पर चांस है कि आर्ट्स पूछा जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट एज ए एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल।
आर्ट्स के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब आर्ट के अंदर आ गया। मैनेजमेंट ऑल्सो हैविंग थ्योरेटिकल नॉलेज एंड हैव ए सब्जेक्ट मैटर। मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज है और सब्जेक्ट मैटर है। बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज पड़ी हुई है, किताब भर भर के है, कितनी ले लो चीज लाइब्रेरी में से। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, द नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब मेरे पास कोई अलग नॉलेज है, आपके पास कोई अलग नॉलेज है, और किसी और के पास कोई अलग नॉलेज है, तो ये वेरी करेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और इन मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन। अब मैं कैसे कोई चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ और आप कैसे कर रहे हो, इसका बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे कि मैं ही मेरे एम्प्लॉय को कह दूंगा कि चल तू काम कर, बहुत फर्क पड़ता है। और एक दूसरा मैनेजर कहेगा अरे ओ भाई बढ़िया से काम करो, तो उसका एक एम्प्लॉय पे बहुत मतलब अच्छे तरीके और बुरे तरीके, हर एक अब पर्सन का कहने का अलग तरीका होता है, अलग सेंस होता है। तो कोई अच्छे से कर रहा होता है काम, कोई गंदे से कराता है, कोई की अलग दिक्कत होती है, कोई की अलग होती है। पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता रहता है एप्लीकेशन। इसीलिए आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज को क्रिएटिव बनाने के लिए आर्ट होता है। मान लो म्यूजिशियन है, उसमें 7 तरह की होती है लय, और वो किस लय से गाए वो उस पर निर्भर करता है। इसी तरह मैनेजमेंट भी जैसे जैसे आगे सीखते जाते हैं वो परफेक्ट होता जाता है। जैसे जैसे आप 10 सिचुएशन से गुजरोगे, मतलब आपको 10 सिचुएशन सोल्व करनी आ गई, अब कोई 11th आएगी तो आप उसका दिमाग लगा के फिर करोगे, और अगली ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वो 11 समस्याएं का तो आपको ऑलरेडी हल पता ही है। मतलब इसी को तो कहते हैं एक्सपीरियंस, कि जो चीज़ हो चुकी उसका तो आपको हल पता ही है। तो ये बात है। As all the aspect of art is in management, it is proved that management as an art. सारे के सारे जो मैनेजमेंट के अंदर हैं वही आर्ट के अंदर है, इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस के अंदर ये आ जाता है। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन ए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होगा उसके बेस पे पहले ही करता है। जैसे आप माइक्रोस्कोप में कोई ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो उसको पता है कि कितने उसमें सेल है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ऐसे ही अगर फिजिक्स में आप देखोगे तो साउंड की वेव का पता है कि इस डायरेक्शन से जाओगे तो इतनी दूर जाएगी, इस डायरेक्शन से जाओगे तो इतनी दूर जाएगी। लेकिन इसमें भी सिस्टमैटिक नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, इसकी ओन थ्योरी है, प्रिंसिपल है कि आप मैनेजर के वर्कर के साथ ऐसा बिहेवियर करोगे तो ऐसा हो सकता है, वैसा करोगे तो वैसा हो सकता है। डेवलप थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन साइंस है। और मैनेजमेंट तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता रहता है, तो उसके आउटकम हैं वो प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, वो डिफरेंट होते हैं। ये लिखे आना सेम, नंबर पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। सेम के सेम लिखोगे, नंबर पूरे मिलेंगे। समझा मैं रहा हूँ, एक और बार पढ़ोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। और साइंस होती है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह साइंस एप्लीकेबल हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही अपना स्टडी करके रखते हैं। लेकिन मैनेजमेंट तो ह्यूमन बिहेवियर के साथ एप्लीकेबल होगी, जैसा अगला सामने इंसान होगा उस हिसाब से वो देखी जाएगी। तो साइंस को इनएग्जैक्ट कहा गया है। प्रोफेशन आ गया। प्रोफेशन क्या है? एन ऑक्यूपेशन जो कि किससे बना हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से एंड ट्रेनिंग से। डबल बार लिखा गया है इसमें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग से बना हुआ है, वो ही एक प्रोफेशन है। ये डबल बार लिखा हुआ है, इसको काट लेना। प्रोफेशन में क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मीनिंग क्या है उसका? बाय एक्वायरिंग थ्रू इंस्ट्रक्शन। मतलब एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बनी हुई है। जैसे सीए का एग्जांपल ले लेते हैं, आईसीआई बनी हुई है, तो जैसे जैसे वो ऑर्डर करेगी वैसे वैसे हर चीज़ होगी।
उसने कह दिया कि ये काम नहीं करना, आपकी डिग्री छीन ली जाएगी, तो वो छीने गए। इसकी वेल डिफाइंड है पहले से रूल्स, और मैनेजमेंट में भी ये डिफाइंड हैं, अपने को सिखाए जाते हैं। IIMs के लिए एंट्री इन प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्ट थ्रू डिग्री और एग्जामिनेशन। रेस्ट्रिक्ट एंट्री होती है, इसमें एक एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा तभी आपको एक डिग्री मिलेगी। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई नहीं होता कि लीगल रेस्ट्रिक्शन हो, आपको जैसे ही कोई भी मैनेजर अपॉइंट करना है वो आप तुरंत कर सकते हो। प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैनेजमेंट में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होगी। स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन इज सेटअप एंड एवरी प्रोफेशन हैज़ टू रजिस्टर्ड विद इट। एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन सेटअप होगा और हर एक प्रोफेशनल, जैसे ICI है, हर एक प्रोफेशनल लाइक CA हैं, वो उसके साथ रजिस्टर्ड होंगे तभी उनको CA वैलिड होगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे कितनी CA की किताबें पढ़ लो, चाहे आप फाइनल तक की किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो तब तक आपको मान्य नहीं होगा। मैनेजमेंट में भी IAMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट ये लीगल कंपलसरी नहीं है। आप अगर इसकी बुक पढ़ के चले जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देंगे और मैनेजमेंट कर देंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी कोई डिग्री या फिर सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो। फिर अपन चलते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक प्रोफेशन बाउंड होता है किससे? कोड ऑफ कंडक्ट से, जो गाइड करता है बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। हर एक प्रोफेशनल बाउंड होता है किससे? कोड ऑफ कंडक्ट से। वो क्या करता है? गाइड करता है किसको? बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर को। अब CA को कह दिया कि गुस्से से कोई से बात नहीं करनी, या फिर कोई ऑडिट करने जाए तो अच्छे से ऑडिट करनी है, कोई भी अगर दिक्कत होगी तो उसकी डिग्री छीन ली जाएगी। ये उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे वो बंधे हुए, चाहे उनको कितनी भी रिश्वत मिले, लेकिन अगर उन्होंने ऑडिट का सैंक्शन करा उनकी डिग्री छीन ली जाएगी। ऐसे ही IAMA में भी है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। और अगला है इसका सर्विस मोटिव। प्रोफेशनल का है सर्विस मोटिव, टू सर्व क्लाइंट विद द डेडिकेशन। प्रोफेशनल को डेडिकेशन सर्व करना पड़ता है, और इसका मैनेजमेंट का है कि गोल अचीव करना। तो प्रोफेशनल के जो सारे जो फीचर है वो मैनेजमेंट में नहीं है, बट जल्द ही वो आ जाएंगे। इसीलिए अपन इसको कहेंगे कि ये पाथ पे है प्रोफेशन के बनने के लिए। तो आज पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 मैं जल्द ही आपके लिए लाऊंगा। आप अगर इसको 2 बार पढ़ के अपना हाफ ईयरली या फिर CBSE का फाइनल, हाफ ईयरली की तो पूरी गारंटी नहीं लेता, CBSE में अगर आप ये पढ़ के जाएंगे और इसकी 10 कम से कम केस स्टडी कर ले जाएंगे तो आपकी 100 में से 100। अब केस स्टडी देखना, अब यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई बुक है तो एक बार पढ़ के करना, आराम से यूँ हो जाएगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके। थैंक यू।